मॉर्निंग क्लास। एक्सेलर टेक्निकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं वो है आरआरबी। जैसे आप लोग जानते हैं कि आरआरबी की हमारा सबका नया सेशन चालू हो गया है और हमारी कोचिंग में आरआरबी की बैच भी चालू हो गई। यूपी त्रिपुरा एसएससी सबकी बैच चालू हो गई है। सो सभी बच्चे जल्दी जल्दी यहाँ पर एडमिशन लें और अपनी क्लास को, अपने बैचेस को परफेक्ट बनाएं और ताकि उनकी पढ़ाई रेगुलर चल सके। ठीक है, ज़्यादा लेट करने से जैसे बहुत से बच्चे हैं सोच रहे हैं कि वो 1 महीना 1.5 महीना या आफ्टर रिजल्ट के बाद, जो फ्रेशर बच्चे सोच रहे हैं आफ्टर रिजल्ट, या क्योंकि अभी रिजल्ट भी नहीं आया डिप्लोमा वालों का, बहुत से बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो सोचा प्रैक्टिकल के बाद से देखिए ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। बट जो अब देखिए कॉलेज टाइम और कंपटीशन टाइम में बहुत अंतर है। ठीक है, कॉलेज में आप एक रात पढ़ते तो पास हो जाते थे, सोचिए। कंपटीशन में ऐसा नहीं है, यहाँ हर एक रात पढ़नी होती है। दोनों में यही फ़र्क है, कॉलेज में एक रात, कंपटीशन में हर एक रात। ठीक है, तो हर एक दिन हर एक रात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसका यूटिलाइज़ करिए और आप जल्दी से क्या करिए, जल्दी से हर एक बैच को ज्वाइन कीजिए हमारे यहाँ के। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ आरआरबी का बैच, तो आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो आए हैं कि आरआरबी का पीवाईक्यू, जैसे कुछ पीवाईक्यू, जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो मैं आरआरबी के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आए पीवाईक्यू जो हमारे 2019 में पेपर हुए हैं, 2019 के बाद ही आया एग्जाम। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, 5 साल बाद। तो आप सब लोग इस बार लग जाइए, क्योंकि अब अगली वैकेंसी का कुछ पता नहीं कि कब आए रेलवे का। रेलवे वैसे भी देख लीजिए क्या हालत चल रही है। ठीक है, और जैसे अभी रिसेंट में बहुत खुशी की बात है कि यूपी त्रिवर्सी जेई का भी रिजल्ट आया, आज ही के दिन आया है। ठीक है, और उसमें हमारे ही कोचिंग के बहुत से बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुशी की बात है। ये बहुत जल्दी हम उन सभी बच्चों को आपसे रूबरू करवाएंगे। हमारे जो टीचर्स हैं, फैकल्टी, जिन्होंने उन बच्चों को आज उनके सपने को साकार करने में सफलता दिलाई है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, सो आप वैसे भी जो हमारे एक्सेलेंट कोचिंग लखनऊ की है वो किसी फेमस या फिर किसी नाम का मोहताज नहीं, आप समझ ही रहे हैं, वो वैसे भी फेमस है और सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं बेखूबी। तो जो भी जिसको जो भी डाउट है वो हमारे सेंटर पर आकर तुरंत कांटेक्ट कर लें और हम यही सभी बच्चों से कहेंगे, उन्हें आइडिया देंगे कि आप जल्दी से बैच ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बैचेस स्टार्ट हो गए धीरे धीरे, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज जो हम लोग अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो आज हम लोग चीज़ें सॉल्व करेंगे वो है आरआरबी जेई का। ठीक है, रीजनिंग का पीवाईक्यू। आरआरबी जेई के रीजनिंग का क्या सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, पीवाईक्यू आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कब, 2019 बैच का कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे इस बार हमारे एग्जाम से, में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या कोई मॉडिफिकेशन है कि नहीं है। तो हर एक चीज़ को, पॉइंट को हम लोग नोट आउट करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो जो आरआरबी के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आप लोगों ने आरआरबी का सिलेबस भी देखा होगा, हम लोगों ने अपने वीडियो में आपको आरआरबी का सिलेबस भी दिखाया था कि कैसे क्या चीज़ें। चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। ये पहला क्वेश्चन है एनालॉजी का। मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी ऑफलाइन कोचिंग्स में भी और आपको ऑनलाइन भी हमने पढ़ा दिया है, दोनों जगह। तो एनालॉजी का क्वेश्चन वैसे बहुत बहुत मैंने, हमको लगता है कि बहुत सही पढ़ाया है, मतलब कि बहुत हर तरीके से हर एक चीज़ों को, पॉइंट को हम लोगों ने टच करते हुए पढ़ा है। ठीक है, तो एनालॉजी में अगर हम लोग इसको देखें तो कौन सी एनालॉजी में आ रहा है बच्चों, ये जीके जीएस एनालॉजी में आ रहा है। ठीक है, या फिर इसी को वर्ड एनालॉजी कहते हैं। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर नोटिस करें कि तेल का संबंध किससे, बीज, तेल और बीज का कैसा संबंध है, हम देखेंगे बीज। जैसे आप लोगों ने सरसों का तेल देखा, सरसों का बीज देखो, सरसों का पौधा होता है जनरली। ठीक है, ठंडी के टाइम बोया जाता है। समझा, आप लोगों ने देखा हो, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने सरसों का देखा हो, एक काली सरसों होती है, एक पीली सरसों। हाँ, तो देखिए, तो सरसों के ये सब क्या होते हैं, बीज होते हैं। ये जैसे अगर ये सब ऐसे सरसों हैं, दाने हैं, तो ये सब सरसों के क्या हैं, ये सरसों के बीज हैं। और जब इनकी पेराई की जाती है, आप लोगों ने कोल्हू में देखा होगा, जब इनकी डाल कर इसी की पेराई की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, तेल। उसी प्रकार हमें धातु कहाँ से प्राप्त होता है, जैसे तेल हमें बीज से प्राप्त हो रहा है, धातु कहाँ से प्राप्त होगा। आप लोगों ने देखा होगा, ये हमारी धरती है, ये धरती में हमारे ऊपर की जमीन है और अंदर क्रस्ट है पूरा, देखिए पूरा भरा हुआ है। तो अंदर हमें धातु किस फॉर्म में मिलता है, अयस्क। जो अयस्क होते हैं वहां से हम लोग अयस्क को निकालते हैं, अपने ओर को निकालते हैं, और हमें मिनरल, जितने भी धातु वगैरह, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटोलाइट, जितनी भी चीजें हैं वो सब वहां में से मिलती है। तो पता चल रहा है कि धातु हमें किससे प्राप्त होती है, मेटल से। तो ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, चीज़ों को कैसे रियलाइज करके, कैसे चीज़ों को कॉन्सेप्ट रखते हुए सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये है, ये दिशा है, डायरेक्शन वाला, हर एक चीज को हम लोग देखते चलेंगे। ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देख रहा है कि राम पूर्व की ओर मुख किए हुए है। क्वेश्चन बोल रहा है कि राम किस ओर मुख हुए, पूर्व है। तो यहाँ पर हम लोग पहले कुछ चीजें पॉइंट आउट नोट करेंगे। अरे, आ गया, हाँ, कुछ गड़बड़ आ गया क्या लग रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन राम वाला तो गायब हो गया क्या लग रहा है।
अब पीवाई क्लियर ऑल हो गया है लग रहा है। ये बड़ा गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा हमारा सबका गड़बड़ा गया है, देखिए आ गया, हाँ आ गया। हमें तो सोचा एक क्वेश्चन ही चला गया। चलिए ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग चीज़ों को नोटिस करेंगे और नोटिस करने पर क्या पाएंगे कि पहले कुछ डायरेक्शन बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले कुछ डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास मेनली, वैसे तो 8 डायरेक्शन, 8 क्या 10 भी हैं, 12 भी ले सकते हैं, वैसे मेनली की बात हो रही है कि इसको बोलते हैं ईस्ट, इधर साइड में पूरब निकलता है, पूर्व, पूरब, या तो पूरब के जस्ट पीछे कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। पूरब के जस्ट पीछे कौन सी दिशा होती है बच्चों? पश्चिम, वेस्ट। ठीक है, चलिए इनके ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। सबसे ज्यादा कॉल हमें लगता है हमें ही आता है, मोदी जी से ज्यादा हम ही बिजी हैं। अब पता नहीं किसकी कॉल आ रही है, बंद करो। चलिए ऊपर की साइड में उत्तर होता है और नीचे की साइड में दक्षिण। ठीक है, उत्तर साइड, ऊपर की साइड में उत्तर होता है, नीचे की साइड में दक्षिण। दिख रहा है सबको, विजुअल है? हाँ चलिए और कुछ चीजें बताते हैं आपको। जैसे और चीजों में अगर आप नोटिस करिए कि अब जो 4 दिशा होने बाद मेनली अब इनके बीच में, जैसे अगर कोई वस्तु या फिर कोई बंदा यहाँ खड़ा है तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये, यही तो दिशा हो गई भाई। तो ये कौन सी दिशा ली जाएगी? उत्तर पूरब की पूरब उत्तर, ये होता है। तो हमेशा जब भी देखिए आप लोगों ने अपने, जैसे जितने भी सिविल डिपार्टमेंट के हैं, सिविल में आप लोगों ने 2 तरह के कंपास पढ़े होंगे, एक प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ा होगा, एक सर्वेयर कंपास पढ़ा होगा। तो सर्वेयर कंपास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसमें जो मेनली हम डायरेक्शन बताते हैं नॉर्थ पोल से या फिर साउथ पोल से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से समझ लीजिए, एक तरह से आया आपके। हम इंजीनियरिंग से थोड़ा रिलेट करें ताकि आप चीज़ों को याद भी रखें। ठीक है, कॉन्सेप्ट वहीं से। तो हमेशा आपको डायरेक्शन किससे बताना है? या तो नॉर्थ से बताना है या तो साउथ से बताना है। तो नॉर्थ से जब डायरेक्शन बताएंगे तो ये आपकी कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर कोई वस्तु यहाँ है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। दिख रहा है सबको? अगर कोई वस्तु यहां है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? अब देखिए साउथ है इधर, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दिख रहा है बच्चों सबको? आई थिंक विजिबल है। ये तो थोड़ी ब्राइटनेस इसी कम करें, मेन्यू में देखें। हाँ मोर में, ये मेन्यू में आता है। दिख रहा है, विजिबल है सबको? चलिए, और अगर यहां पर कोई वस्तु है तब कैसा आएगा? तब हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, एक और भी डायरेक्शन होती है, जैसे 8 डायरेक्शन में मोटा मोटा मिल गया। एक डायरेक्शन कौन? ऊपर, और एक डायरेक्शन नीचे, 10 हो गया। एक डायरेक्शन दाएं और एक डायरेक्शन बाएं। ठीक है, तो जनरली 10 12 मेनली 4 होते हैं, 4 में और 4 हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं ये 12 हो गए। ठीक है, इससे ज़्यादा डायरेक्शन आपके पूछा नहीं जाएगा। कभी कभी डायरेक्शन में आपको एंगल, अगर कोण बात करें, कोण भी एक तरह की डायरेक्शन होती है। आप लोग जब सर्वे पढ़ेंगे तो सर्वे में आपको चीज़ें दिखेगी। ठीक है, आपकी जैसे याम उत्तर आप लोग पढ़ते हैं, दिग्मान पढ़ते हैं, मेरिडियन। ठीक है, तो उसमें जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। चलिए चलिए, हम लोग रीजनिंग है तो रीजनिंग के पार्ट में पढ़ते हैं। चलिए, तो आई थिंक डायरेक्शन सबको हो गया। इसको सब लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अपने जहाँ कॉपी आप लोग लिख रहे हैं वहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। हाँ, इसको मिटा देते हैं। अब आगे का हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हर एक चीज को पॉइंट नोट करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि राम पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। कोई बंदा राम है, जैसे ये, ठीक है, लाल कलर ले लें। कोई बंदा राम है और किस साइड मुंह किए हुए खड़ा है? पूर्व की ओर, क्योंकि पूर्व इस साइड है, इस साइड पश्चिम है, इस साइड, अरे पूरब इस साइड है, इसके अपोजिट में पश्चिम है। पश्चिम की डायरेक्शन भी हम लोग गलत लिख दे रहे हैं। इस साइड में पश्चिम है, इधर साइड में उत्तर है और नीचे साइड में दक्षिण है। यही तो है। एक बंदा राम है, वो किस साइड? पूरब की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, और रवि राम की ओर मुंह किए हुए उसकी ओर चलता है। ये राम है, इस बंदे क्या नाम है? राम। ठीक है, और एक लड़का है रवि, समझ लीजिए राम का दोस्त है। वो क्या कर रहा है कि राम की ओर मुंह किए हुए उसकी ओर चलता है। अगर राम का मुंह पूरब की साइड है तो राम की ओर जो मुंह किया होगा बंदा उसकी ओर चल रहा है, तो उसका मुंह किस साइड होगा? इस साइड होगा ना, अर्थात पश्चिम की ओर। पूरब का अपोजिट क्या होगा? पश्चिम। तो मतलब कि जो इनका दोस्त है वो पूरब में खड़ा था
और वो पश्चिम की ओर आ रहा है। इनके दोस्त का नाम क्या है? रवि। तो रवि किस साइड खड़ा है बच्चा? पूरब की ओर खड़ा है और उसकी ओर आ रहा है, मतलब पश्चिम की ओर उसका रवि का मुंह है। रवि बाईं ओर मुड़ता है। अब यहाँ पर देखिए बाएं दाएं में जैसे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, सिंपल सा, ठीक है। जैसे आप जब सामने मेरे खड़े हैं तो मेरा जो दायां होगा वो आपके लिए बायां होगा। जैसे ये मेरा दायां हाथ है वो आपके लिए क्या है? बायां हाथ। और ये मेरा बायां हाथ है वो आपके लिए दायां हाथ है। क्योंकि आपके सामने ऐसे कॉपी होती है, आपके सामने तो ऐसे कॉपी होगी, आप इसको सॉल्व करते हैं सिंपल सा। तो देखिए जब भी वो किसे बाईं ओर घूम रहा है, ठीक है, बाईं ओर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज घड़ी को देखें तो वो बाईं ओर ही घूमता है, देखिए ये। और दाईं ओर का मतलब क्लॉकवाइज। तो जब भी बाईं ओर बोले आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। बंदा ऐसे जा रहा था, बाईं ओर घूमेगा तो किधर? एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से इधर घूम जाएगा। यही तो है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज के किधर से हिसाब से इधर घूम जाएगा, नीचे। तो नीचे क्यों? तो रवि बाईं ओर मुड़ता है, रवि बाईं ओर मुड़ गया। ये रवि अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था क्या? रवि की ओर मुंह किए हुए चलता है, रवि बाईं ओर मुड़ता है। इतना ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई, हमको तो डर है मेरे पढ़ाए बच्चे 30 25 में 25 ना ले आए भाई, बड़ा दिक्कत है हैं? फिर कहेंगे कि गौरव सर से पढ़ा था। चलिए, तो रवि क्या हुआ? रवि बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ने के बाद अब पूछ रहे रवि अब किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं? तो नीचे देखिए, नीचे की साइड में कौन सी दिशा है? साउथ। तो रवि जो है बंदा अब किसी और दिशा में मुंह किए हुए हैं? तो दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन होता है सिटिंग अरेंजमेंट का। अगर आपके एग्जाम में आए और देखने में थोड़ा क्वेश्चन लगे कि घुमावदार है, थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग इसको तुरंत मत करिएगा, इसको सबसे लास्ट में करिएगा रीजनिंग के, अगर आपके पास टाइम बचता है तो, क्योंकि इसके क्वेश्चन लंबी होते हैं। ठीक है, ऊपर से इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद एक ही क्वेश्चन, कभी कभी दो दे देता है, 2 3 4, लेकिन एक ही देता है यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन। तो इसको आप लोग सबसे लास्ट में करिए अगर आपको लगे कि लेंदी थोड़ा टाइम टेकन है। ठीक है, टाइम इज इंपॉर्टेंट आपके पास। चलिए, लेकिन करना तो है ही, देखिए करेंगे हम लोग सब। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में जो होता है जनरली क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको मेज के कोई मेज होगा, चौकोर मेज होगा तो उसके चारों कोनों बैठा देंगे, बीच में बैठा देंगे, एक कंडीशन ये हो जाती है। या फिर वृत्ताकार मेज होगा तो उसके चारों तरफ बैठा देंगे 6 बंदे 8 बंदे। ठीक है, बैठाने में भी ये ट्विस्ट मार देते हैं, कहते हैं कुछ बंदों का मुंह अंदर की तरफ है, कुछ बंदों का मुंह बाहर की तरफ है। आवाज आ रही है? हाँ चलिए, कुछ बंदों का मुंह अंदर की तरफ है, कुछ बंदों का मुंह बाहर की तरफ है, ये भी तो बात है कभी कभी। हाँ, सिंपल सी ये है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको कि बड़ा कर दें? चलिए, ठीक है, तो कहते हैं कुछ बंदों का मुंह अंदर की तरफ है, कुछ बंदों का मुंह बाहर की तरफ है, बस यही सिंपल सा सीन है इसमें। ठीक है, कहते हैं दाएं से चौथा, बाएं से आठवां, बाएं से। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट की बात करें, कहा जाए कि जो ए है वो बी से बाएं दूसरा है, ऐसे वर्ड देगा वो। ठीक है, तो आपको कैसे समझे? जो ए है वो बी से बाएं दूसरा, मतलब बाएं में एक आएगा दूसरा, तो बाएं से दूसरे पे कौन है? ए है। ऐसे इसको हम चीजों को ऐसे पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको हमारी लैंग्वेज समझ में आए। चलिए, ठीक बच्चों, चलिए अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं, एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच मतलब 8, मतलब 8 लोग बंदे वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक वृत्त बनाइए। हाँ, लगभग बन गया है। अब हम लोग इंजीनियर हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उसका सहारा नहीं लेंगे कि सर्किल मिल जाए हमें बना बनाए, नहीं, हम बनाएंगे चीज़ों को, अपने हाथ से इन्वेंट करेंगे भाई। ये तो किस बात के इंजीनियर, लगभग बन गया है, बन ही गया है। एक बच्चा कह रहा है कि सर थोड़ा गड़बड़ा गया। अरे तो लेकिन हाँ, लगभग सर्किल लग रहा है। जीनियस सर हैं, ईडी ड्राइंग वगैरह आप लोगों ने पढ़ा लग रहा है। चलिए, कह रहा है ए बी सी डी 8 बंदे हैं जो क्या वो केंद्र की ओर मुख करके, ये हमारा केंद्र है, सबका मुख केंद्र की ओर है। बी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर और एच के बाईं ओर बी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अच्छा, जो बी है वो एफ के कहाँ है? दाईं ओर तीसरे स्थान, मतलब एफ को कहीं बैठाओ, तो हमने एफ को कहाँ बैठा दिया? यहाँ बैठा दिया। एफ को कहाँ बैठाया बेटा? यहीं बैठाया। एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 3। देखिए, एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? बी। और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। और बी जो क्या है वो एच के बाईं ओर है। बी क्या है बच्चों? एच के बाईं ओर। 1
दो तीन। अगर एच को हम लोग यहाँ बैठाएं तो देखिए एच का मुंह अंदर की तरफ होगा तो उसका बायां किधर होगा, इधर साइड में, अर्थात इधर आ रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, तो एच के बाईं और तीसरे स्थान पे देखिए बी बैठ गया हमारा। ठीक है, टोटल 8 बंदे थे तो 1 2 3 4 5 6 7 सब इसी में बैठा दिया हम लोगों ने। थोड़ा दूर दूर बैठा देते ना। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर दूर बैठाइए। चलिए दूर बैठाते हैं हल्का सा। चलिए 1 2 3 ये 4 5 6 7 8। अब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। एफ के दाई ओर क्या, बी एफ के दाई ओर तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर बी की एफ के दाई ओर तो तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहाँ पर बी बैठ गया। और एच के बाई ओर तीसरे स्थान पर है, तो मतलब एच यहाँ पर रहोगा तभी तो इसको 1 2 3 बाई ओर हो गया इसके, ये तो है। सी ए के बाई ओर चौथे स्थान पर बैठा है, सी ए के बाई ओर चौथे स्थान पर बैठा है। यहाँ कहीं सी है, नहीं है, ए भी नहीं पता। चलिए, अब ए के बारे में कुछ लिखा है, सी और ए के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसलिए अभी हम कुछ नहीं लिख सकते। अब ए एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ए यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता और यहाँ भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि एफ के निकटतम पड़ोसी में ये और ये आगे, बी के निकटतम पड़ोसी में ये, तो ए के लिए केवल एक ही जगह बची, वो ये है। ए तो बैठ गया हमारा। ठीक बच्चों, ये चीज समझ में आया सबको, ए वाला सब कॉन्सेप्ट कि ए जब निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ना यहाँ बैठ सकता है और ना यहाँ बैठ सकता है। चलिए, ए बैठ गया हमारा। जैसे ए बैठा तुरंत हम सी को बैठा सकते हैं। सी ए के बाईं और चौथे स्थान पर है। जब ए का मुंह अंदर की तरफ है तो बाईं और किस साइड होगा, उस साइड होगा। और कितने स्थान पर, चौथे स्थान पर। चौथे स्थान पर बैठाइए, 1 2 3 4, ये सी बैठ गया हमारा। सी ए के बाईं और चौथे स्थान पर बैठ गया। चलिए, ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो ई है। अब हमारे पास केवल 3 प्लेस खाली हैं, 1 2 और ये 3। अब जो ई है वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ई यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, तो ई कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। सिंपल सी बात है। जी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो जी है वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान। देखिए, अब हमारे पास 2 प्लेस हैं, अब यही नहीं पता जी यहाँ बैठेगा यहाँ, लेकिन एक उसने चीज कॉन्सेप्ट किया है कि जो जी है वो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब हमें ऐसे बैठाना है। समझ गए। अगर हम लोग डी यहाँ बैठाएंगे तो जी यहाँ जाएगा, अगर डी यहाँ बैठा गए तो जी यहाँ जाएगा। समझ रहे हैं। जो जी है वो डी के दाईं ओर राइट साइड में क्या है, दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हमारा फिगर कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि एच के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है। एच के दाईं ओर कौन बैठा है बच्चों, अरे यार, एच के दाईं ओर कौन बैठा है, ए, तो ऑप्शन नंबर बी। एच के दाईं ओर कौन बैठा है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये आपको समझा रहे हैं तभी टाइम लग रहा है, वरना इस सब चीज में टाइम लगेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ गया है, ये ऑड नंबर से होता है। वर्गीकरण वाले में आपको दिखेगा कि इसमें ऑड ढूंढिए कि इसमें से ऑड कौन सा है, मतलब कौन सा थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। अगर आप नोटिस करिए तो आपको इसमें से कौन सा डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट में आपको लगेगा। हाँ, ये देखिए, इसमें आपकी शेप ऐसे है, एक ये देख लीजिए। ठीक है, या फिर आप इसको देखिए, ये जो हमारा सबका आयत बनता जा रहा है, ठीक है, चौकन्ना, वो एकदम फ्लैट है, कोई एंगल पे नहीं है, बस सबके बीच में कितना है, 90 का एंगल। लेकिन इसमें देखिए, इसने क्या कर दिया, थोड़ा इंक्लाइंड हो गया, तिरछा हो गया, तो अर्थात सी। सिंपल सा दिख रहा है ये। चलिए नेक्स्ट, दी गई त्रिभुज में, हाँ, आकृति में कितने, ये त्रिभुज हमें सबको, त्रिभुज से जब हम आपको बताएंगे आकृति गिनना, तो वहां पर कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप सीखिए पहले, जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, यही एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन लग जाएगा कि अगर कोई त्रिभुज है, ये कितने, इस टाइम आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, एक। क्यों, क्योंकि इसमें आप एक ही गिनती लिख सकते हैं। लो, लिखा एक ही तो है, तब आपको एक दिखेगा। ठीक है, दूसरा, अगर इसके बीच में हम लाइन खींचते हैं, ये देखिए, अब लाइन खींच दिया, अब इसमें कितने त्रिभुज देख रहे हैं, गिनती करो, एक और ये फिर 2। ठीक है, और जितनी गिनती लिखो उनको जोड़ लो, 1 + 2 = 3। आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, इसमें 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं 3 त्रिभुज कौन कौन से हैं। एक त्रिभुज ये है,
एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये टोटल है, तो 3 त्रिभुज दिख गए सबको आई थिंक। 3 त्रिभुज दिख गए, हाँ चलिए, तो समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट। अर्थात जब आपको थोड़ा इसको बड़ा करो, जितनी भी त्रिभुज होंगे और अगर उन्हें सेक्शन में काट दिया जाएगा, ठीक है, जैसे ये काट दिया गया, ये काट दिया गया, ये काट दिया गया, इनका सबका नाम करो। इसमें देखो एक नेमिंग दे दो, 2 फिर 3 फिर 4, और सभी गिनती को 1 + 2 + 3 + 4 सभी गिनती को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो कितना रहेगा, 2 1 3 3 3 6 4 10, अर्थात कितने त्रिभुज हमें दिखेंगे, 10 त्रिभुज दिखेंगे। सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। पहला देखिए, ये लाल कलर ले ले, नहीं तो नीला ले ले, शायद पीला, पिंक ले लेते हैं, हाँ थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, काला लेते हैं, हाँ। अगर देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिख रहा है कि एक त्रिभुज है और उसको ऐसे सेक्शन में काट दिया गया है, सब सेक्शन का नेमिंग करिए, 1, इसका नेमिंग 2, इसका नेमिंग 3, इसका नेमिंग 4, दिख रहा है सबको, नेमिंग किया। नेमिंग करने के बाद सबको जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, सेम ही हमको लग रहा है, समझा दिया मैंने, 10, इसमें 10 है। उसके बाद क्या ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज, ये भी तो एक त्रिभुज है। जब इस त्रिभुज में हम लोगों ने नेमिंग किया तो इसमें भी सेम 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 = 10। उसके बाद फिर ये त्रिभुज देखिए बड़े वाले में, इसमें भी तो सेक्शन में काटा गया है, इसमें नेमिंग करिए 1 2 3 4, तो काटने पर इसमें भी 10 हो गया, अर्थात ऊपर वाले त्रिभुज में 10, नीचे वाले त्रिभुज में 10 और सबसे नीचे, तो टोटल कितने त्रिभुज हमारे बने हैं, अगर सबको जोड़ लें तो हमारे टोटल 30 त्रिभुज बने। विजुअल हो रहा है सबको, आई थिंक विजुअल ही है, मैं देख लेता हूँ, जरा चेक कर लेता हूँ आपके लिए। थोड़ा सा कम विजिबल हो गया, थोड़ा ब्लैक पर ब्लैक चला दिया मैंने, ठीक है। इस पर जैसे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 30, अरे 10 + 10 + 10, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर 30 ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए समझ में आया आई थिंक, ठीक है। जब जैसे जैसे हमारा सब बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ों को लगाएंगे। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनिए, इसमें हमें असंगत मतलब कौन सा इसमें डिफरेंट लग रहा है, जो रूल के मुताबिक नहीं चल रहा होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें अगर ई टी एन की बात करें तो ई की प्लेस वैल्यू 5, टी की प्लेस वैल्यू बी, एन की प्लेस वैल्यू एन की होती है 14, चलिए जी की प्लेस वैल्यू 7, क्यू की प्लेस वैल्यू 17, आई की प्लेस वैल्यू 9, ठीक है। डी की प्लेस वैल्यू 4, आर की वैल्यू 18, 3 की वैल्यू, एम की वैल्यू 13, एच की प्लेस वैल्यू 8, 20 की, टी की 20 और आई की 9, ठीक है। अगर सबको नोटिस करें तो क्या दोनों में आवाज़ आ रही है, बड़ी माइक गड़बड़ा जाता है ना, हेलो हेलो हेलो, सही है। चलिए अगर सबको नोटिस करें तो ये कैसे बना होगा कि 5 + 14 = 19, और 19 में एक जोड़ो तभी आएगा 20, बीच वाली गिनती दिख रहा है, अर्थात 7 + 9 कितना हो जाएगा, 9 7 16, और उसमें अगर एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17, 20 वाली गिनती आ रही है बच्चों, आ रही है। मतलब यही रूल चलेगा कि पहले और आखिरी वाली गिनती को प्लस करो, 4 + 13, 13 4 18, सॉरी 13 4 17, 13 4 बच्चों 17, और 17 में जब एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 18, ये दिख रहा है सबको। उसी तरह ये भी हो जाना चाहिए, 9 + 8 9 8 17, उसी में जब एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 18, और यहाँ पर क्या दे रहा है 20, तो अर्थात ये असंगत है, यहाँ पर 20 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर आर होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट हो, फिर आपको असंगत चुनना है। ऑड दिख रहा है, ये कितना है 12 का स्क्वायर है, 290 ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं, 324 ये किसका स्क्वायर है बच्चों बताओ, और 100 10 का स्क्वायर, मतलब इसमें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, 390 किसी का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर आपका 289 है, किसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो अर्थात ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये क्या चल रहा है, सीरीज वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 167 334 668 1336, मतलब एक तरह से हमें थोड़ा दुगना वाला टाइप का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। जैसे अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो
2 4 8 16 32, तो देखो लगभग दुगना वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है। वही कॉन्सेप्ट पे यहाँ पर क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें तो क्या लिखा है, 167, 334, 668, 1336। 167 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 307 दूनी 14 4 1 16 32, मतलब दुगना ही है, डायरेक्ट दुगना। कभी कभी होता है ना दुगना से +1 -1, तो वही कॉन्सेप्ट देख रहा था, ये दुगना ही है डायरेक्ट। तो 167 का 2 गुना करेंगे तो 334, 334 का 2 गुना करेंगे तो 668, 34 दूना 68, 3 दूनी 6, मतलब 2 गुना चल रहा है, सिंपल सा। और 668 को 2 गुना करेंगे 1336, और 1336 को 2 गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, लास्ट में जिसके 2 होगा वही सही है, मतलब ये वाला। और ये सब गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर दुगना कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा सीरीज था, आप लोग टेंशन ना लीजिए, बस आप लोग आकर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मुझे लग रहा है कि इस बार आरआरबी में 25 हमारे यहाँ के बच्चे लेकर आएंगे। रीजनिंग में मैथ में हर एक सब्जेक्ट में परफेक्ट मारेंगे। CBT 1 की तो टेंशन ही मत लीजिए, क्वालिफाई हम करवाएंगे। आप बस सिलेक्शन लीजिए और यहाँ पर आकर ज्वाइन कीजिए और आप देखिए कि सिलेक्शन कैसे होता है। चलिए इसके बाद देखिए ये नंबर्स का केवल खेल है। इसमें देखो सिंपल सा दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क में हमें लिखना है। मतलब यहाँ की गिनती जाने के लिए आपको 5 से 15 5 75 और 15 छक्का 90, मतलब इधर जाने के लिए 5 से गुणा करिए, इधर जाने के लिए 6 से। देखें 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, यही तो चल रहा है सिंपल सा। 21 पंचे 105, 21 छक्का 126। पढ़ा याद है आप सबको 21 का, 100 तक पढ़ा याद कर लीजिए अगर हमसे पढ़ना है। हम 21 का हम सुनाते हैं, 21 एकम 21, 21 दूना 42, 21 63, 21 चौक 84, 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 21 नौया 189, 21 दामा 210। पढ़ा ऐसे सबको याद होना चाहिए, ठीक है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। तो 126 ऑप्शन नंबर बी फॉर बिल्ली। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, 1 1 2 2 3 3 4 4। अगर आप लोग नोटिस करिए कभी कभी अगर क्वेश्चन सीरीज में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर सीरीज में, यहाँ तो क्वेश्चन दिया है तो पूरा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बट एक कॉन्सेप्ट को पकड़ाते हैं कि जब भी नंबर सीरीज में आपको बीच टाइम में, जैसे बीच में पता करने के लिए कहते हैं कि बताओ भाई यहाँ क्या आएगा, तब ऐसी कंडीशन में पीछे से कॉन्सेप्ट पकड़ा करो, आगे से मत सॉल्व करो, पीछे से। आगे सॉल्व करना कठिन है, पीछे से सॉल्व करिए। पीछे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कि 12 छंग, यही तो है। थोड़ा अगर बैक में जाकर देखें कि 120 720 से 12 कैसे आया होगा, 6 से डिवाइड किया गया होगा। 120 से 24 कैसे आया होगा, 5 से डिवाइड किया गया, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि 24 पंचे 120, पहाड़ा इसलिए याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब 6 से डिवाइड किया 5 से, इसका मतलब अब 4 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब अब 3 से डिवाइड करेंगे, अब 2 से डिवाइड करेंगे, अब 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब 24 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आंसर है, 6, 6 चौक 24, ऑप्शन नंबर बी। आगे मिला लेते हैं, 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, सही है। 2 को 1 से, तब 1 1 से है, सिंपल सा। इसका मतलब यहाँ पर ये गुणे का कॉन्सेप्ट, पहले 1 से गुणा किया गया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। तो चाहे गुणे मेथड से लगाइए इस क्वेश्चन को और चाहे ये भाग मेथड से आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। आपका आंसर 6 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ाया जाएगा। अभी मैंने अपने ऑनलाइन में शायद नहीं पढ़ाया, हाँ। तो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इसको हम लोग ग्राफ मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। वेन ग्राफ मेथड से सिंपल होता है, सिंपल सा भी दिख रहा है। कह रहा है कि सभी सोना प्लास्टिक है, ये सोने का गोला था, और सभी सोना क्या है बच्चों, प्लेटिनम है, पीटी। सभी सोना क्या है, प्लेटिनम है, कुछ प्लेटिनम चांदी है, वाइट कर लेना। कुछ कह रहा है कि कुछ प्लेटिनम चांदी है, ये प्लेटिनम है, और ये क्या हो गया, चांदी को हम लोग सिल्वर नहीं, चांदी को CH लिख लेते हैं, चांदी है। कुछ प्लेटिनम क्या है, चांदी है। कुछ प्लेटिनम दिखाते हैं आपको, ये है प्लेटिनम, जो चांदी है वो ये वाले हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है सभी चांदी हीरे हैं, सभी चांदी क्या है, हीरे हैं। ये देखिए, ये सभी चांदी क्या है, हीरे हो गए। सबको दिख रहा है फोटो, हाँ। तो ऐसे ही बनेगा, सभी चांदी क्या, हीरे हैं। अब हमारा सबका निष्कर्ष निकल रहा है। निष्कर्ष में देखिए कि जैसा फिगर बना है, ओह गर्मी तो है, पंखा चल रहा है, लेकिन चलिए जैसे हम आई सनन सनन चलिए, जैसे कुछ हीरे प्लेटिनम है,
कुछ हीरे क्या है, प्लेटिनम, क्या आपको दिख रहा है, कुछ हीरे प्लेटिनम है, देखिए ये पार्ट हीरे का प्लेटिनम में घुसा जा रहा है ये पार्ट, तो कुछ हीरे प्लेटिनम है, ये बात सही है। कुछ हीरे सोना है, हीरे और सोने में कोई रिलेशन नहीं दिखाया जा रहा है, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, कोई रिलेशन दिख रहा है नहीं, तो इसलिए हम कंफर्म नहीं कह सकते। नेक्स्ट है कुछ चांदी सोना है, कुछ चांदी को क्या बता रहे, सोना, देखिए इसमें भी कोई रिलेशन नहीं, तो इसमें भी हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ प्लेटिनम हीरे हैं, क्या कुछ प्लेटिनम हीरे हैं, हाँ देखिए ये पोर्शन हमारा जा रहा है कि नहीं हीरे में, तो कुछ प्लेटिनम हीरे हैं, कुछ प्लेटिनम हीरे हैं, चाहे कुछ हीरे प्लेटिनम है, बात एक ही है। तो ये मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी, पहला और चौथा ऑप्शन कहाँ है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पर ऑप्शन है। हाँ, तो निष्कर्ष केवल पहला और चौथा हमारा सबका मिल रहा था, निष्कर्ष पहला और चौथा सही है। ठीक है, समझ में आया बच्चों सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वही आपका एनालॉजी का है, नंबर वर्ड एनालॉजी, कि जैसे हम लोग जानते हैं डामर से सड़क बनता है, आप लोगों ने बिटमेन पढ़ा होगा, बिटमेन एस्फाल्ट आपके ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग का पार्ट है, जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको और भी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिटमेन की ग्रेड पढ़ाए जाएंगे, डामर की ग्रेड, जो भी चीज़ें हैं। चलिए कितने टाइप की रोड्स होती हैं ना, रिजिड रोड किसे कहते हैं, फिर कंक्रीट रोड आ जाएगा, पेवमेंट, पेवमेंट के हिसाब से होते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर डामर, जैसे डामर से क्या बनती है सड़क, ईंट से क्या बनेगी, ईंट से फैब्रिक, फैब्रिक एक कपड़े का पार्ट है, प्रिज्म भी नहीं बनेगा, ईंट से, ईंटे वाला कपड़ा आज से हम लोग पहनेंगे, हाँ ईंटे वाला कपड़ा ही तो पहनेंगे, उसमें किंग क्लोजर लगवाएंगे, एक साइड इधर साइड में, इधर साइड में क्वीन क्लोजर लगवा देंगे ना, दिक्कत तो है। फॉर्क, एक बच्चा पूछ रहा सर फॉर्क कितना रखेंगे, बात तो है, अच्छा रखेंगे कहाँ ये बताइए इसमें लोग, तो ईंट से क्या बनता है, दीवार। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबका, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया, हाँ कैलेंडर का भी आया था शायद आप लोगों में। ठीक है, अभी ये तो सिंपल सा है, ये क्या है, यदि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये सिंपल सा है, इसको लगाते हैं। ठीक है, इसका बहुत, जब आपको हम पढ़ाएंगे, जब आपको हम पढ़ाएंगे तब आप देखिएगा, मात्र एक मेथड, जैसे कैलेंडर में क्या होता है, जनरली ज्यादातर टीचर कोड याद करवाते हैं, कोड में कंफ्यूजन होती है, भाई बच्चे भूल गए तो क्या कर लोगे, कोड नहीं याद करना है, एक कॉन्सेप्ट सीधा और उसी बेस पर हम लोग आते चलेंगे। ठीक है, आज तो नहीं, जब हमारे इसमें क्लास चलेगी तो आप लोग क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, इसलिए तो कह रहे हैं जल्दी ज्वाइन कीजिए, लेट मत करिए। चलिए तो कैलेंडर का चैप्टर हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं अपने बैच में। चलिए तो क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 2015 को, यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा वर्ड्स का कॉन्सेप्ट देखें, एक बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ज्यादा हम लोग बहुत बड़ी मेथड से नहीं, जब ये सिंपल मेथड लग रहा है सिंपल मेथड से लगाएं। ठीक है, ये सब चीजें आपको कौन बताएगा, टीचर बताएंगे, जैसे हमारे जैसे कि भाई इसको जब सिंपल मेथड से लग सकता था तो आप बड़े मेथड से क्या लगा रहे हो, हैं पगला सीढ़ी गए हो क्या। सिंपल देखें यहाँ पर कि जैसे 31 दिसंबर 2005 को हमारा दिन था शनिवार, सैटरडे था। अगर आप लोग यहाँ पर दो चीज समझिए, एक वर्ष होता है, आपको कैलेंडर में पढ़ाया जाएगा जनरली, यहाँ पर देख लीजिए, एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है, सामान्य वर्ष ऐसे वर्ष को कहते हैं जिसमें 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष ऐसे वर्ष को कहते हैं जिसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, सभी लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें दिन तो इतने होते हैं, रातें कितनी होती हैं, बहुत, आज तक कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, सब दिन ही के बारे में पढ़ा रहे हैं कि 365 दिनों से 366 दिन, रातें कितनी होती हैं, रातें भी उतनी ही होती हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। ठीक है, चलिए जैसे एक एस्पिरेंट हमारे सर कहते थे कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो वो कहते थे पढ़ाई में दिन रात एक कर दो। इसका मतलब क्या है कि जब आप दिन में बैठे तो रात ना पता चले, जब रात में बैठे तो कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने साल एक कर दिया पूरा, तब वो जाकर अपने कहीं अचीवमेंट को, अपने प्लान को, अपने एम को, गोल प्राप्त करते। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचिए, आप 2-4 घंटा पढ़ के, इतना इतू सा पढ़ के आप सिलेक्शन ले लेंगे तो ऐसा नहीं है कि फिर आप अपने दिल को तसल्ली दे रहे हो, सामने वाले को तसल्ली दे रहे हो, मतलब आप भ्रम में जी रहे हो। फिर क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं ऑनलाइन एग्जाम में ना, तो आपके बगल बैठा वाला बंदा 10 घंटे पढ़कर आ रहा होता, उसके बगल बैठा बंदा 14 घंटे पढ़ के आ रहा होता। तो सोचिए वो बच्चे के आपको सिलेक्शन देंगे, आप 2-3 घंटा नहीं पढ़िए, आप तब तक पढ़िए, इतना ज़्यादा तब तक पढ़िए जब तक सेलेक्ट ना हो जाए आप। ठीक है, जो लोग कह देते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, 4 घंटे पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है, 4 घंटे में नहीं होगा सिलेक्शन आपका, पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है,
चलिए यहाँ पर देखिए, तो एक होता है सामान्य वर्ष होता है और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में अगर आप नोटिस करिए तो एक दिन क्या हो गया, बढ़ गया है। अगर आप लोग लीप वर्ष में नोटिस करिए तो क्या दिख रहा है, एक दिन बढ़ गया है। चलिए इसको जरा इरेज करते हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। इसका मतलब इसमें एक चीज हम आपको कॉन्सेप्ट जोड़ना चाहेंगे कि जब कभी भी 1 जनवरी 2001 को अगर बाई चांस रविवार हो, ठीक है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट देखिए, तब अगली साल 1 जनवरी 2002 को इसमें एक दिन ऐड कर दीजिए। तो रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा, सोमवार। हाँ बच्चों, रविवार के बाद कौन सा दिन आएगा, सोमवार। क्यों एक दिन ऐड किया, क्योंकि भाई 365 दिन ना, आपका पूरा दिन बीत गया, एक दिन ऐड करते हो। अब आप 1 तारीख की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आप 365 दिन में आपने एक दिन क्यों ऐड किया, आप रिमेनिंग डे निकाले। रिमेनिंग डे मतलब शेष फल, कि कितने ऐसे डे जो क्या बना रहे हैं, जो वीक नहीं बना रहे हैं, उनको बोलते हैं रिमेनिंग डे। ठीक है, आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप रिमेनिंग डे निकालें तो कितना आएगा, 7 से भाग करिए, सिंपल सा। मुझे तो पता ही है कितना आएगा, लेकिन आपके लिए 7 बचे 35, 1 5 7 दूनी 14, 1। आपका रिमेनिंग डे निकला 1। इसीलिए यहाँ पर 1 जुड़ रहा है। रिमेनिंग मतलब एक्स्ट्रा डे। एक्स्ट्रा डे कितने आ गए, 1। तो जितने एक्स्ट्रा डे होते हैं या फिर जितने रिमेनिंग डे होते हैं, इन्हीं को एक्स्ट्रा डे भी बोलते हैं। ठीक है, जब आपको मैं कैलेंडर पढ़ाऊंगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे, जितने भी एक्स्ट्रा डे होते हैं उतने जोड़ दिया जाता है। तो रविवार में जो हम लोगों ने 1 जोड़ा, कौन सा है, सोमवार। ठीक है, इसमें 1 जोड़ा क्यों गया। उसी तरह अगर लीप वर्ष में कितने जोड़े जाएंगे, लीप 365 में 1 रिमेनिंग डे है, 1 एक्स्ट्रा डे है, 366 में 2 एक्स्ट्रा डे निकल आएंगे। ठीक है, तो जो आपका लीप वर्ष होगा उसमें क्या है, 2 जोड़ा जाएगा। जब आपको लीप वर्ष आएगा उसमें क्या है, 2 जोड़ा जाएगा। अर्थात यहां पर अगर 1 जनवरी 2003 की बात करें तो फिर इसमें देखिए 1 साल जुड़ जाएगा। सोमवार के बाद कौन सा आएगा, मंगलवार आ जाएगा। इसी तरह 2004 की बात करें, फिर इसमें 1 जुड़ जाएगा। और 1 जनवरी की बात हो रही है, 1 जनवरी 2004 की, तब इसमें फिर 1 जुड़ जाएगा। अभी आपको बताया। चलिए, और दिन कौन सा, मंगलवार के बाद बुधवार आ जाएगा। अब अगर 1 जनवरी 2005 की बात करें, अब इसमें 2 दिन जुड़ जाएगा। अभी तक जहां 1 जुड़ा था, अब कितने दिन, 2 दिन। क्यों, क्योंकि जब 2004 चल रहा है, 2004 क्या है, लीप वर्ष है। 2004 क्या है बच्चों, लीप वर्ष है। ठीक है, और लीप वर्ष में कितने, 366 दिन का होता है, अर्थात 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, उसमें 2 दिन जोड़ना होता है। अभी तक लीप वर्ष में देखिए, लीप वर्ष में आप एंट्री किए थे, ना कि फरवरी आप क्रॉस किए हो। समझ रहे हैं आप कॉन्सेप्ट को। अगर आप फरवरी के बाद का पूछते तब उसमें 2 यहीं पर जुड़ जाता, फरवरी के पहले की चीज हो जाती। अभी फरवरी में आपको 29 दिन नहीं मिला, अभी आपको जनवरी में ही चल रहा है, तो इसलिए भी यहाँ पर 1 जोड़ा गया था। लेकिन अब जब 2005 में आप एंट्री कर रहे हैं, 1 जनवरी 2004 के बाद से 2005 में आप एंट्री कर रहे हो, तब आपको बीच में फरवरी मिलेगी, जिसकी वजह से 366 दिन हो जाएगा। 366 दिन होने की वजह से आपको यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा डेज मिल गए। और बुधवार में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कौन सा वार बनेगा भैया, शुक्रवार। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है ये चीजें। तो ये चीजें समझ में आ रही है, तो इसी बेस पर हम लोग ये क्वेश्चन होगा। देखिए सिंपल सा है ये। इससे हमें क्या पता चला कि अगर लीप वर्ष आएगा तो 2 दिन जोड़ देंगे, और नॉर्मल ईयर आएगा तो 1 दिन। तो कितना दिया है, 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था। ठीक है, और हमें कहां तक निकालना है, 2009 तक। वो भी दिन भी सेम है, 31 दिसंबर तक। 2005 के बाद 2006 आएगा। 2006 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, +1, अर्थात शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, रविवार। 2007 क्या है, ये भी एक नॉर्मल ईयर है, तो फिर 1 जोड़ देंगे। शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, सोमवार। 2008 क्या है, एक लीप ईयर्स है। और क्या 2008 में 31 दिसंबर की तो बात हो रही है। अब में देखिए 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31 दिसंबर में देखिए, इसी में आपकी फरवरी आ गया, फरवरी इसी में आ गया। इसकी वजह से यहाँ पर अब कितने जुड़ेंगे, 2 जुड़ जाएंगे। 2 जुड़ने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बुधवार हो गया। और 2009 31 दिसंबर, इसमें फरवरी 28 दिन की थी, तो फिर 1 जोड़िए।
तो बुधवार के बाद जो नेक्स्ट डे आएगा वो क्या हो जाएगा, गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो इसमें जो भी वार दिया हो, इसमें गुरुवार दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आई होप आपको समझ में आया वो चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, जब आए ये कैलेंडर पढ़ ही रहे हैं, तो इसमें हमने बताया आपको दो टाइप के वर्ष होते हैं, एक होते हैं लीप वर्ष और एक होते हैं सामान्य वर्ष। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। लीप वर्ष ऐसे वर्ष को कहते हैं जिसमें 366 दिन होते हैं, या फिर फरवरी जिसमें 29 दिन की फरवरी होती है, इसमें 29 फरवरी मार्च। नॉर्मल ईयर 365 दिन होते हैं, ठीक है। नॉर्मल ईयर क्या होता है, 365 दिन। कैसे जानेंगे कि हम लोग लीप ईयर में हैं, तो लीप ईयर भी मेनली दो तरह के होते हैं, ठीक है। अगर आप पहचानेंगे, प्रॉब्लम है, चलिए अगर लीप ईयर को हम पहचाने तो लीप ईयर भी दो तरह के होते हैं, आवाज आ रही, ठीक है। एक होता है शताब्दी वाला लीप ईयर, एक होता है दशक, ठीक है। दशक मतलब जिसमें 10 में हो, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 2000, 4, 5, 6, ठीक है। एक होता है शताब्दी, शताब्दी मतलब जैसे 2000, 2100, 1900, 1800, ये सब शताब्दी वाले हो। दशक वाले जैसे 2008, 2007, 2006, ऐसे टाइप के, ये सब ईयर हो गए और एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि बताओ कैसे बताएंगे लीप ईयर, तो वो कहते हैं 4 से भाग करेंगे सर, जो कट जाएगा मतलब जो उसको डिवाइड कर देगा वो लीप ईयर होगा, जो डिवाइड नहीं कर पाएगा वो नॉर्मल ईयर होगा। ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। हर जगह ये रूल फॉलो नहीं होता, ये रूल बस दशक में फॉलो होता है, तो ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इस चीज़ को, इस चीज़ को लिखा, इस चीज़ को पॉइंट नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब लीप ईयर की बात करें, क्योंकि नॉर्मल ईयर तो सब लोग समझ जाएंगे, लीप वर्ष की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको 4 या 400 से भाग देना होता है, ठीक है। 4 या 400 से क्या देना होता है बच्चों, भाग देना होता है। अर्थात जैसे आपका एक साल है 1900, एक वही आ जाएगा आपका 2100, एक आ जाएगा आपका 4000, और एक हो जाएगा आपका 2000, एक आ जाएगा 2008, ऐसे बहुत से हैं, एक हो जाएगा 1920, ठीक है। अगर हम लोग नोटिस करें, ये दोनों शताब्दी में आ रहा है, ये भी शताब्दी में 100 में आ रहा है, 4000, 4000, 2000, ये 2008 है तो उसमें आ गया, और ये देखिए 1920, 2008, ये दशक टाइप वाले में है। तो ऐसे जो दशक वाले में उन्हें 4 से भाग करेंगे और शताब्दी वाले को 400 से। तो जब अगर आप इसको 400 से भाग करिए, देखिए 419 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 1900 क्या है, एक सामान्य वर्ष आ गया। 1900 कैसा वर्ष है, एक सामान्य वर्ष है, ना कि लीप वर्ष है। अगर इसी को आप 4 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, 4 से नहीं 400 से भाग करना था। 2100 में कितने से भाग करेंगे बच्चों, 400 से भाग करेंगे, तो ये भी नहीं कट पाएगा, तो ये भी कैसा एक वर्ष है, सामान्य वर्ष है। इसको जब हम लोगों ने 400 से भाग किया तो देखिए कट गया, तो ये कैसा वर्ष है, एक लीप वर्ष है। इसको जब हम लोगों ने 400 से भाग किया तो कैसा आगे कट गया, तो ये कैसा वर्ष है, ये लीप वर्ष है। अब इसको 400 से नहीं करना है, इसको 4 से करना है, 4 से करने पर कितना 502 कट गया, तो ये कैसा है, लीप वर्ष है। और इसको जब हम लोगों ने 4 से भाग किया तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि लास्ट के पीछे डिजिट कट रही है तो इसलिए, तो ये भी कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो लीप वर्ष के लिए आपको 4 और 400 200 से भाग, दोनों से भाग करना पड़ेगा। चलिए, ये क्वेश्चन लग गया था, ये क्वेश्चन तो लग ही गया था, केवल एक, हाँ ये क्वेश्चन लग ही गया था, आंसर आ गया था हमारा गुरुवार। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कह रहा है कि ये देखिए 2, 3, 6, 15, 42, इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग दूने लगते हैं लेकिन वो है नहीं होते हैं, उसी बेस पर लग रहा है क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को नोटिस करिए तो क्या लिखा है, 2, 3, 6, 15, 42, इसके बाद ये बॉक्स, कि बॉक्स में बताओ। 2 से 3 का गैप देखें तो 1 का गैप है, 3 से 6 का गैप देखें तो 3 का गैप है, 6 से 15 का गैप तो 9, 15 से 42 का गैप, हाँ तो 15, 25, 2, 27 का गैप। चलिए आगे का गैप तो पता नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर अगर हम लोग नोटिस करें चीज़ों को, तो ये देखिए क्या ये, अच्छा ये तो एक ही है, 1 से 3 कैसे गया होगा, क्या इंटू 3 किया गया है कि नहीं किया गया है। 3 से 9 कैसे गया, इंटू 3 किया गया। 9 से 27 कैसे गया, इंटू 3, मतलब हमें इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का कॉन्सेप्ट रखते हुए चलना है।
हाँ, हमें इंटू तीन का, तो 27 का जब यहाँ इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 81। और इसी 81 को इसमें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, 81 जोड़ लेंगे तो 2 1 3 8 4 12 123। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 123, ऑप्शन नंबर बी 123। समझ में आया। इनके बीच का अंतर देखेंगे, अंतर हम लोगों ने देखा कि इंटू 3 के सीरीज पे चल रहा है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन लग गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये हमारा सबका कोडिंग डिकोडिंग का है। कह रहा है रैट को क्या लिखा गया है, 40। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है बहुत बार हमने इसको अपने करवाया भी है, अपने ऑफलाइन डिट्टो सेम ही क्वेश्चन करवाया है। बताओ, हमें पता नहीं था आरआरबी में आया हुआ ये। चलिए रैट देखिए, रैट की क्या हो जाएगी 18, आर का 1, टी का 20। अगर सभी संख्या को हम लोग जोड़ें तो क्या ये 39 आ रहा है, 39 में 1 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 40। अर्थात ये सभी डिजिट का सम कर देंगे और वही संख्या आ जाता है। सभी डिजिट का सम करेंगे तो जब इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 32, और 32 में 1 जोड़ लीजिएगा 33। उसी तरह रिटर्न को करिए, तो रिटर्न को देखते हैं, RETURN। आर का कितना होता है 18, ई का 5, 18 + 5, टी का 20, यू का कितना होता है 21, आर का फिर 18, एन का 14। ठीक है, तो 18 5 33, सॉरी 33, 18 5 23, 23 20 43, 43 1 44, 44 20 64, 64 में 8 जोड़िए, हाँ 64 8 72, 72 10 82, 82 4 96, 96 1 97। तो टोटल का सम कितना हो गया 97, उसमें 1 जोड़िए 98। हाँ कुछ मेरा मिस्टेक हो गया, जोड़ने में लग रहा है क्या। 18 5 23, 23 20 43, 43 1 44, 44 20 64, 64 8 72, 72 10 82, 82 4 96। ओ हो 97 लिख दिया हमने, 82 4 96 हो जाएगा। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया लग रहा है, पता नहीं कहीं पर और बुद्धि काम कर रही थी। तो 82 4 96, 96 1 97। आपका ऑप्शन नंबर डी 97 ऑप्शन आ गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया वेन ग्राफ पे होता है कि इसमें एक दूसरे का रिलेशन देखते हैं। इसमें 4 चीजें आपको दी गई हैं, गेहूं, अनाज, प्याज, मक्का। अगर सब में नोटिस करें, एक होता है गेहूं और एक है अनाज, और इसमें अगर देखें तो मक्का भी कुछ आ रहा है कि गेहूं भी एक तरह का अनाज है और मक्का भी एक तरह का अनाज है। अर्थात एक गोला बनेगा अनाज का। ये किसका गोला है बच्चों, अनाज का गोला है। अनाज के गोले में एक गोला होगा गेहूं का और एक गोला होगा मक्का का, यही तो है। तीसरा अगर हम लोग देखें तो तीसरे में कौन है, प्याज। प्याज ना ही अनाज है, प्याज ना ही गेहूं है, प्याज ना ही मक्का। प्याज का किसी रिश्ता नहीं है, तो प्याज का गोला अलग रहेगा। तो देखिए ऐसा कहीं आपको दिख रहा है कि एक गोले में 2 गोला है, एक गोले में 2 गोला है और एक गोला बाहर है। ठीक बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा सबका ऑप्शन नंबर ए सही है, दिख रहा है सबको। चलिए, ये बहुत आता है क्वेश्चन, सिंपल सा होता है, इस पर केवल टाइम देना होता है और आपका लग जाएगा। चलिए सिंपल सा लगाते हैं इसको। कह रहा है कि जहां प्लस लिखा है वहां भाग होगा, आई थिंक मुझे लग रहा है। हाँ, जहां प्लस लिखा है वहां आपको भाग करना है, जहां माइनस लिखा है वहां आपको इंटू करना है, जहां इंटू लिखा है वहां आपको माइनस करना है, और जहां भाग लिखा है वहां आपको प्लस करना है। शायद यही होगा। चलिए देखते हैं, आप पता चल जाएगा। 5 माइनस, जहां माइनस लिखा है वहां को क्या करना है, इंटू करना है 8, और जहां इंटू लिखा है वहां को क्या करना है बच्चों, माइनस करना है 6, जहां प्लस लिखा है वहां को क्या करना है, डिवाइड। ब्रैकेट क्लोज, ये डिवाइड तो नहीं है, ये डिवाइड ही है मुझे लग रहा है। ये डिवाइड है, जहां डिवाइड लिखा है वहां पे क्या करना है, जहां पे डिवाइड लिखा है वहां पर क्या करना है, प्लस करना है। हाँ नहीं तो हो ही नहीं पाता डिवाइड, और जहां पर ये प्लस होगा, जहां प्लस लिखा है वहां पे क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं। एक तो थोड़ा मिस प्रिंट, पता नहीं कैसा है, विजुअल ही नहीं है। तो इसमें सबसे पहले गुणा वाला सीन करते हैं, बॉड मास पे डिपेंड होता है। ठीक है, 8 पंचे 40 माइनस 6 + 11 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ पर देखिए 40 में से 6 घटा दिए 36, 36 में 1 जोड़िए 37 10 47, 47 डिवाइडेड बाई 9। कुछ हमें लग रहा है कि प्लस माइनस का दिक्कत हो गया है क्या।
घट ही नहीं पाएगा इसमें, हमें लग रहा है कुछ प्लस माइनस का इसमें दिक्कत आ गया है। वरना सिंपल सा ऐसे ही अगर क्वेश्चन लगता, अगर बाई चांस हमारे में कोई ऑप्शन होता तो हमारा ऐसे लगेगा। ठीक बच्चों, तो इसमें थोड़ा ये तो बहुत फाड़ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है। ब्लैक पेन भी नहीं काम कर रहा है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसी बेस पर ऐसे ही लगता है आपका। आगे का जो हमारा क्वेश्चन, व्हेन 8 टाइम्स ऑफ द रिजल्ट, चलिए लग रहा है मैथ का क्वेश्चन, क्या नहीं रीजनिंग का ये भी है, इस टाइप के रीजनिंग के भी आते हैं। व्हेन 8 टाइम ऑफ अ नंबर इज स्क्रीन बाय 4 द रिजल्ट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, कोई नंबर है, कह रहा है कोई नंबर है, जब उस नंबर को 8, जब उस नंबर के 8 गुना में 4 बढ़ा देते हैं। ठीक है, उस नंबर को हम लोग 8 गुना करते हैं प्लस उसमें 4 और जोड़ देते हैं। अगर कोई नंबर माना, लेट हम लोग माना कोई नंबर x है, जब उस नंबर को 8 गुना किया और उसमें क्या किया, 4 हमने जोड़ दिया, तब हमें 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है। तो 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 100। यही मिलता है, यहाँ से मैं x ज्ञात करना है। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 4, तो 8x बराबर 96। तो x बराबर 96 बटे 8, तो x बराबर 12, 12 × 96, तो हमें वो संख्या मिल गई 12। तो 12 मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, वो पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा चिन्ह थोड़ा हमको लग रहा है ठीक से नहीं आया था, नहीं तो फिर पता चल जाता। चलिए, इसमें जैसे लिखा है सी जे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लगाइए। एक क्वेश्चन जैसे इस टाइम कोडिंग रिकॉर्डिंग चल रहा था, उस दिन मैंने एक क्लास दी थी, इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा और कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, HW है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है और इसका आंसर दिख भी रहा होगा आपको, जो बनना है वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल। सिंपल सा ये तो दिख रहा है। मेडिकल को इन्होंने क्या लिखा, MEI। चलिए यहीं पर नीचे लिख लेते हैं, मेडिकल को इन्होंने लिखा MEIDCAL। चलिए CAL लिख दिया है। मेडिकल को इन्होंने देखिए ऐसे 2 सेक्शन में काटा, पहले वाले सेक्शन को सेम रखा, दूसरे वाले सेक्शन को, पीछे वाले सेक्शन को इधर उधर कर दिया गया। उसी तरह पुलिस, इसमें क्या करना है आपको, सेक्शन को सेम रखना है, पहले वाले सेक्शन को इधर, दूसरे वाले सेक्शन को इधर। ठीक है, अब चलिए इसको नोटिस करिए। तो क्या हो जाएगा, पुलिस का PO का P हो जाएगा, LI का क्या हो जाएगा IL, और CE का CE। तो POILCE, POILCE ऑप्शन नंबर बी। समझ में आइए, तो सिंपल था। चलिए एक बात फिर डायरेक्शन बेस पर क्वेश्चन की, एक दिन शाम को एक बार सूरज की ओर उड़ रहा था। शाम को, देखिए देखिए यहाँ पर इंडिकेट किया उसने, डायरेक्शन बताना चाहा है कि शाम का टाइम है। शाम का टाइम कैसे होता है, सूरज पूरब की ओर, सॉरी पश्चिम की ओर होता है, क्योंकि अस्त होने वाला होता है। ठीक है, कभी साइंस में मैं आपको बताऊंगा कि अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है, दोपहर में पीला या फिर लगभग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, सुबह टाइम क्यों लाल, वहाँ पर सब चीज़ें डिस्क्राइब होगा जब साइंस की क्लासेस चलेंगी हमारी। तो एक दिन शाम को एक बाज सूरज की ओर उड़ रहा था। ठीक है, शाम को एक बाज था, ये बाज है, और सूरज की ओर उड़ रहा है। और सूरज किस साइड होगा, हम लोग जानते हैं ये क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये नीचे की साइड में क्या है बच्चों, साउथ है। ठीक है, तो सूरज क्या हो रहा है, एक दिन शाम को एक बार सूरज की ओर उड़ रहा है, मतलब वो किस दिशा में उड़ रहा है, पश्चिम दिशा में उड़ रहा है। किस दिशा में उड़ रहा है बच्चों, कलर चेंज करो पहले। शाम को एक बाज अब क्या कर रहा है, पश्चिम दिशा में उड़ रहा है। उड़ते उड़ते वो क्या हो गया, बाई ओर मुड़ गया। अभी मैंने बताया बाई ओर का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो किस मुड़ा, इधर की ओर मुड़ गया, फिर वो बाई ओर मुड़ गया। अब अगर कोई बंदा घड़ी ऐसे चल रही हो तो इसका एंटी क्लॉकवाइज किस साइड होगा, उधर ही तो होगा, इधर तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना। एंटी क्लॉक मतलब उस साइड मुड़ गया, तो इस साइड मुड़ा, फिर ये इधर मुड़ गया। एक शाम को बास पश्चिम, देखिए सूरज की ओर उड़ रहा है मतलब पश्चिम की ओर उड़ रहा था, फिर बाई ओर मुड़ा, बाई ओर मतलब नीचे दक्षिण की ओर हो गया, वो फिर बाई ओर मुड़ा मतलब फिर पूरब की ओर जा रहा है। अब बाज किस दिशा में उड़ रहा है, तो बताइए ये ऐसे ऐसे जा रहा है, किस दिशा में उड़ रहा है बच्चों, पूरब की ओर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बाज किस दिशा में उड़ रहा है, पूरब दिशा की। देखिए पूरब दिशा ही तो उस साइड है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एक, इसमें आपको गलत सीरीज ढूंढना है कि इसमें से गलत क्या है। ठीक है, गलत मतलब अभी जैसे हम लोगों ने ऑड इवन वाला देखा था, ऑड वाला कि कौन सा विषय, मतलब जो इस रूल को थोड़ा बहुत फॉलो ना कर रहा हो, वही होता है। अगर इसमें एमए को देखें
तो m की प्लेस वैल्यू कौन सा है, लाल कलर है, हाँ लाल कलर है। m की प्लेस वैल्यू देखें तो 13 है और a की प्लेस वैल्यू 1 है। w की प्लेस वैल्यू देखें तो 23 है, o की प्लेस वैल्यू 15 है, हाँ o की प्लेस वैल्यू 15 है, g की प्लेस वैल्यू 7 है, s की प्लेस वैल्यू 19 है, वेरी गुड, g की प्लेस वैल्यू 7 है, y की प्लेस वैल्यू 25 है और m की प्लेस वैल्यू 13 है। अब दोनों में डिफरेंस देखें तो 13 में से 1 घटाइए तो 12 अंतर, 23 में से 15 घटाइए तो 12 का अंतर, 15 में से 7 घटाइए तो 8 का अंतर, 19 में से 7 घटाइए तो 12 का अंतर, 25 में से 13 घटाइए तो 12 का अंतर। अर्थात सब में 12 का अंतर है, लेकिन ओजी जो है उसमें 12 का अंतर नहीं आ रहा है, तो अर्थात ओजी वाला ही गलत है। ओजी यहाँ पर ई लिखा हुआ है, यहाँ पर जी हो जाएगा, ठीक बच्चों। यहाँ पर क्या लिखा है, जी, तो ओजी वाला सेक्शन हमारा गलत, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंस कुछ अलग आ रहा है, ठीक है, सबका डिफरेंस सेम था। चलिए नेक्स्ट, कितने त्रिभुज, जैसे अभी हम लोगों ने आकृति गिनने वाले में उसमें देखेंगे, इसमें जनरली हम लोग वर्ग देखते हैं, ठीक है, वर्ग, आयत, त्रिभुजों की संख्या, यही सब होता है। तो इसमें देखें तो जनरली हमें 9 तो दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक त्रिभुज, एक वर्ग हमें ये भी दिखाई दे रहा है, 9 के बाद एक 10 और ये एक 11, 11 के बाद एक 12, 12 के बाद ये एक 13 दिख रहा है बच्चों, और टोटल 14, तो 14 वर्ग हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट, देखिए इसमें सिंपल है, 8 तियां 24, 7 तियां 21, तो 3 25 15, मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में 15 होना चाहिए, 15 इसमें नहीं, इसमें 51 है, 61 है, 15, सिंपल सा, थोड़ा सा सॉल्व करो, पूरा आंसर हाथ में। आगे स्टार्टिंग में 15 होना चाहिए था, तो 156 आना चाहिए, 156 आ गया, 15 वाला पार्ट सही है। चलिए ये कौन सा है, स्थित है, पसंदीदा पश्चिम में स्थित है, ये थोड़ा डायरेक्शन बेस पर ये भी क्वेश्चन है। चलिए, परांदा शहर ग्रीक लेक पर स्थित है, ग्रीन लेक पर स्थित है, कोई शहर परांदा है वो कहाँ है, कोई ग्रीन लेक है वहां पर स्थित है। कह रहा है अकरम शहर परांदा के पश्चिम में है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोई परांदा शहर है, वाइड ले लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, परांदा, यहाँ पर शहर का क्या नाम है, परांदा, ये परांदा शहर है। अकरम शहर परांदा के पश्चिम में है। अच्छा, परांदा का पश्चिम किधर होगा, इधर ही तो होगा परांदा का पश्चिम, तो यहां पर कौन सा शहर है, अकरम, ये, तो अकरम शहर परांदा के पश्चिम में है। तोखड़ा शहर अकरम के पूर्व में है, लेकिन परांदा शहर के पश्चिम में। तोखड़ा शहर जो अकरम के पूर्व में, मतलब अकरम के किस साइड है, इस साइड है, और परांदा के किस साइड है, इस साइड है। तोखड़ा शहर अकरम के इस साइड, अकरम के इस साइड, और परांदा के, मतलब इन दोनों के बीच में है। थोड़ा हम लोगों ने नजदीक ज्यादा लिख दिया, ठीक है, फिर से लिखते हैं, ये परांदा है और ये क्या था, अकरम, और तोखड़ा शहर जो अकरम के पश्चिम में और परांदा के, अकरम के पूर्व में, परांदा के पश्चिम में, तो तोखड़ा मतलब इनके बीच में है। चलिए तोखड़ा मिल गया। कोकरन शहर बोपड़ी शहर के पूर्व में है, कोकरन शहर बोपड़ी शहर के पूर्व में है, लेकिन तोखड़ा और अकरम शहर के पश्चिम में स्थित है। जो कोकरन शहर है वो बोपड़ी शहर के पूर्व में है, वो बोपड़ी शहर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। चलिए, लेकिन तोखड़ा और अकरम शहर के इसमें पश्चिम में है। जो कोकरन शहर है वो अकरम और तोखड़ा शहर के पश्चिम में है, तो कोकरन शहर यहां पर होगा, और जो कोकरन शहर वो बोपड़ी शहर के पूर्व में है। अर्थात बोपड़ी शहर को यहां रखें कि इधर रखें कि कोकरन उसके पूर्व में जाए, पूर्व मतलब कोकरन को उधर दिखाना है, तो बोपड़ी शहर को इधर रखिए। जब बोपड़ी शहर यहां होगा तभी तो कोकरन शहर जो होगा उसके पूर्व में है, पूर्व में आ गया। यदि वे सभी एक ही जिले में हैं, ये सभी कैसे हैं, एक ही जिले में स्थित हों, तो शहर का कौन सा शहर सुदूर पश्चिम में स्थित है। कह रहा है कि कौन सा शहर सुदूर मतलब दूर, पश्चिम मतलब पश्चिम में सबसे दूरी पर स्थित है। तो देखिए अगर यहाँ पर नोटिस करें तो यही तो पश्चिम की डायरेक्शन है, और इस समय सबसे दूर कौन है, बोपड़ी, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक बच्चों, सबसे दूर कौन स्थित है, बोपड़ी। ये देखिए बोपड़ी आपका सबसे दूर स्थित है। समझ में आया, इसमें केवल डायरेक्शन बैठाना था, इजी क्वेश्चन था, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखें, चलिए अभी एक क्वेश्चन आपका है, इसको देखें, इस क्वेश्चन को देखें, हम लोग नोटिस करें। कह रहा है विभिन्न क्रिकेट टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग पर है आपका इतना बड़ा। अब इसको क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाएंगे,
है इजी क्वेश्चन, लेकिन इसको आप सबसे लास्ट में कीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तब, ठीक है। फालतू टाइम लॉस नहीं। चलिए देखते हैं विभिन्न क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और दक्षिण अफ्रीका के 8 कप्तान एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। भारतीय कप्तान श्रीलंका के कप्तान के दाईं ओर, क्योंकि ये कैसे है, वृत्ताकार मैच है, तो वृत्त बनाइए यहाँ पर। कितने लोग बैठे हैं, 8 कप्तान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कप्तान बैठाइए। चलिए डायलॉग चालू कि भारतीय कप्तान श्रीलंका के कप्तान के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर श्रीलंका का कप्तान यहाँ है तो भारतीय कप्तान, इंडिया कप्तान कहाँ बैठा है, श्रीलंका कप्तान के बाईं ओर। बाईं ओर मतलब इस साइड, बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक, ये तो सॉरी इसका मुंह अंदर साइड में है ना, तो इसका क्लॉकवाइज चलेगा ये, ठीक है। तो बाईं ओर इसका इस साइड हो जाएगा हमारे से की तरह। तो बाईं ओर कैसा, तीसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन है, इंडिया का बैठा है। चलिए ये हमारा कंफर्म हो गया। लिखा है ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और वेस्टइंडीज के कप्तान के बीच केवल 2 आदमी हैं, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान होगा और वेस्टइंडीज के कप्तान के बीच में कितने आदमी हैं, 2 आदमी हैं, लेकिन कहाँ रखना है ये हमें ये नहीं बता रहा है, ठीक है। चलिए एक पॉइंट नोट कर लिया, ये हो गए। तो उसके बाद करें, ना तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और ना ही वेस्टइंडीज के कप्तान भारतीय कप्तान के निकट बैठ सकते हैं, मतलब इंडिया की टीम के पास यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ना न्यूजीलैंड के कप्तान यहाँ नहीं बैठ सकते, ये यही 4 जगह बैठ सकते हैं अब लेकिन वो कैसे बैठेंगे वो भी अभी इसने डिस्क्राइब नहीं किया। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान इंग्लैंड के कप्तान के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे हैं। इंग्लैंड हमें पता ही नहीं है, ना दक्षिण अफ्रीका पता है, चलिए इसको छोड़ते हैं। और देखिए इंग्लैंड के कप्तान भारतीय कप्तान के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। इंग्लैंड के कप्तान, चलिए दक्षिण अफ्रीका को देख लीजिए, पहला श्रीलंका था, हाँ, तो कह रहा है दक्षिण कहाँ, ये कहाँ गया, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान इंग्लैंड के कप्तान के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका का कप्तान है वो इंग्लैंड के कप्तान के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे हैं, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ऐसे। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका का कप्तान इंग्लैंड के कप्तान के दाईं ओर बैठा है, दाईं दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए हम लोग ऐसे इसको अभी पुटअप कर देंगे। इंग्लैंड के कप्तान भारतीय कप्तान के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब इंग्लैंड का कप्तान यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है। यहाँ भी बैठ सकता है इंग्लैंड का कप्तान और यहाँ भी बैठ सकता है। चलिए अभी आगे भी देखते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कप्तान, चलिए ये तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। चलिए, ना तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और ना ही वेस्ट इंडीज के कप्तान भारतीय कप्तान के निकटतम पड़ोसी हैं। ऑस्ट्रेलियाई और वेस्ट इंडीज के कप्तान के बीच में 2 आदमी बैठ सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के कप्तान इनके पड़ोसी नहीं हैं, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। और देखिए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया कप्तान और वेस्ट इंडीज के कप्तान के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया कप्तान और वेस्ट इंडीज, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया कप्तान यहाँ भी बैठ सकता था तो वेस्ट इंडीज यहाँ बैठेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया का कप्तान यहाँ बैठ रहा है तो वेस्ट इंडीज यहाँ बैठ रहा है, वेस्ट इंडीज हमारा यहाँ भी बैठ सकता था तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ बैठ सकता, मतलब हमारा तो ये लाइन अभी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान इंग्लैंड के कप्तान के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठे हैं, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का कप्तान यहाँ, इंग्लैंड का कप्तान यहाँ दोनों जगह नहीं बैठ सकता, कह रहा है इंडिया पड़ोसी नहीं है, तो इंग्लैंड का कप्तान यही 4 जगह बैठेगा। 4 जगह बैठने पर उसके लिए क्या शर्त है कि इंग्लैंड के कप्तान भारतीय कप्तान के निकटतम पड़ोसी नहीं है। इंग्लैंड के जो नहीं, ये है ना कि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान इंग्लैंड के कप्तान के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठे हैं, साउथ अफ्रीका। अगर यहाँ पर ई रखेंगे तो ऐसे यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर ई रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर नोटिस करिए तो एक लोकेशन हमें मिल गई, कह रहा है जो साउथ अफ्रीका का कप्तान है वो इंग्लैंड के कप्तान के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर हम लोग यहाँ पर ई रखें, इंग्लैंड को यहाँ बैठाएं तो साउथ अफ्रीका यहाँ बैठ जाएगा, यही तो है। अगर इंग्लैंड को यहाँ पर बैठाएंगे तो साउथ अफ्रीका यहाँ बैठ जाएगा। तो मतलब हमारा इंग्लैंड का कप्तान 2 जगह बैठ सकता है, ठीक, क्योंकि साउथ अफ्रीका वहां भी बैठ सकता है। निकटतम पड़ोसी नहीं, इंग्लैंड का कप्तान निकटतम पड़ोसी नहीं है। चलिए इंग्लैंड का कप्तान हमारा 2 जगह बैठ सकता है, तो इसको इस बेस पर लगाएंगे कि जब इंग्लैंड का कप्तान हमारा 2 जगह बैठ सकता है, ठीक है,
और ऑस्ट्रेलिया का भी बैठ सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भारतीय कप्तान के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठे हैं। ओ, देखिए ये लाइन तो पढ़ा ही नहीं, तभी तो मैं सोचूं कुछ मिस हो रहा है। चलिए चीज़ों को मिटाते हैं, यही है, जल्दी जल्दी पढ़ा नहीं, चीज़ें मिस हो रही हैं, वही तो मैं कहूँ कि थोड़ा गिवन कम लग रहा है मुझे। चलिए देखिए एक लाइन क्या दिया इसने कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान भारतीय कप्तान के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, भाई साउथ अफ्रीका कहाँ गया ये तो श्रीलंका था, इसको भी मिटा दिया मैंने। ऑस्ट्रेलिया का कप्तान भारतीय कप्तान के किस साइड बैठा है? बाईं और तीसरे, मतलब इंडिया का कप्तान नीचे देख रहा है इंडिया कप्तान के, और बाईं और किस साइड होगा? उस साइड होगा। इंडिया कप्तान अगर इस साइड देख रहा है तो उसका बाईं और इस साइड होगा। और कितने स्थान पर बैठा है? तीसरे स्थान पर। तो 1 2 3, यहाँ पर कौन सा कप्तान बैठा है? ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बैठा है। ठीक है। और पहली लाइन में अगर देखिए तो क्या लिखा है? ऑस्ट्रेलिया कप्तान और वेस्ट इंडीज के कप्तान के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। ठीक है। और ये दोनों लोग केवल 2 लोग बैठे हैं, मतलब अगर यहाँ पर बैठाया जाएगा 2 लोग तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ बैठना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। और यहाँ बैठाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? किसना? वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज के कप्तान यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि अगर 2 लोग इधर की साइड में मानेंगे तो वहां पर इंडिया बैठा है, जहां पर अगर हम वेस्ट इंडीज को बैठा रहे हैं, और इधर साइड में मानेंगे तो यहाँ का जगह खाली है, तो हमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की जगह मिल गई। ठीक है। तो ये लाइन हमारी हो गई। ये कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के कप्तान इंग्लैंड के कप्तान के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठे हैं। ठीक है। और इंग्लैंड के कप्तान ना यहाँ बैठ सकते हैं ना यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि वो इंडिया के पड़ोसी नहीं है। तो इंग्लैंड का कप्तान या तो यहाँ बैठेगा तो या तो यहाँ। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंग्लैंड के कप्तान के बाद हमें चीजें पता चल गई। ठीक है। क्या कह रहा है कि जो इंग्लैंड के कप्तान है, जो दक्षिण अफ्रीका कप्तान है, वो इंग्लैंड के कप्तान के दाईं ओर। अच्छा, तो हमारा सबका जो इंग्लैंड है वो या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ। तो क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का कप्तान इंग्लैंड के कप्तान के दाईं ओर बैठा है। इंग्लैंड के कप्तान के दाईं, अगर यहाँ पर हम लोग इंग्लैंड को बैठाएंगे तो इसका दायां इधर ही तो होगा। समझ रहे हैं आप? अगर इंग्लैंड को यहाँ बैठाएंगे तो इसका दायां इधर ही, और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो मतलब यहाँ पर हम लोग साउथ अफ्रीका को बैठा सकते हैं। और बाई चांस हम लोगों ने इंग्लैंड को यहाँ बैठाया तो साउथ अफ्रीका इंडिया के पास जाकर बैठेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। तो अर्थात हमें साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का भी मिल गया। इंग्लैंड कहाँ बैठेगा भैया? कहाँ बैठेगा भैया? नीचे बैठेगा यहाँ पर। चलिए इंग्लैंड जब बैठ गया तो उसके बाद कह रहा है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कप्तान निकटतम पड़ोसी नहीं है। न्यूजीलैंड हमें मिला नहीं। चलिए इंग्लैंड के कप्तान भारतीय कप्तान नहीं है, इंग्लैंड के कप्तान तीसरे स्थान पर बैठे हैं। पाकिस्तान के कप्तान इंग्लैंड के कप्तान के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठे हैं। तो पाकिस्तान के कप्तान जो है इंग्लैंड के कप्तान के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठे हैं। तो यहाँ पर किसका कप्तान हो जाएगा? यहाँ पर न्यूजीलैंड का। अच्छा लग गया क्या? यहाँ पर किसका कप्तान बैठा है? यहाँ पर न्यूजीलैंड का, और यहाँ पर पाकिस्तान का। देखिए यही एक लाइन हम लोगों ने उस टाइम पढ़ा नहीं था। कौन सा? ये। और मिस कर रहा था मैं, वही सोचूं कि कुछ चीज़ें मिस कर रही है, कुछ चीज़ें जानकारी मिस कर रही है। मैं वही बोलने वाला था कि शायद ये क्वेश्चन गलत नोट हो गया। चलिए ठीक है। तो हमारा फोटो बन गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ है इसका? अच्छा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा कप्तान भारत और वेस्ट इंडीज के कप्तान के ठीक बीच में बैठा है? भारत और वेस्ट इंडीज के कप्तान के ठीक बीच में, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में कौन बैठा है? पाकिस्तान। ससुरा यही बैठ गया। ये बेकार आदमी है। ठीक है। तो कौन बैठा है? पाकिस्तान। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में कौन बैठा है? पाकिस्तान। तो आई थिंक हमारा सबका आज सेशन जो है वो खत्म हो गया है, और कोई क्वेश्चन बचा नहीं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, उसको लगाइएगा, और उसका कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, ये हमारा इंडिया, निकाय द्वीप, मालदीव, ये अंडमान निकोबार, ये देखो पाकिस्तान सरहद, बेवकूफ, नेपाल। चलिए तो हमारा भारत है, मेरा भारत महान, इंडिया। ठीक है बच्चों, 15 अगस्त आ रहा है सब लोग। तो 15 अगस्त हम लोग जैसे बचपन में सुनते रहते थे ना कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। सो हर एक इंडियन अपने भारत देश से प्यार करता है। 15 अगस्त आ रहा तो लड्डू वड्डू खाना है। चलिए ठीक है क्लास। तो आई थिंक आज आपको समझ में आया हर एक चीज़ को।
हर एक चीज़ आपको समझ में आई है और आई होप कि आपको पसंद आएगा। हर एक चीज़ को डिटेल वाइज समझाया गया, ऐसे ही हमारे क्लास में चल रहा है, बल्कि इससे भी और अच्छा चल रहा है। तो आप लोग जल्दी से आइए, अपनी बैचेस स्टार्ट, हमारी बैचेस स्टार्ट हो गई है। आरआरबी जो हमारी सबकी बैचेस हैं वो क्या है, आरआरबी की बैचेस स्टार्ट हो गई हैं। यूपी 80 जेई की बैच स्टार्ट हो गई हैं। एसएससी जेई की बैच स्टार्ट हो गई है हमारी सबकी यहाँ की। और जो सबकी टाइमिंग है वो मॉर्निंग शिफ्ट में है। तो आप लोग आइए, 7:30 से 12 बजे तक हमारी सबकी शिफ्ट चलती है। 12:30 क्या है, एक्चुअली 11:30 बजे तक ही चलती है। ठीक है, कभी कभी टीचर जैसे आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो 7:30 से 11:30 हमारी सबकी चलती है। तो आप लोग आइए, एक्सेलेंट टेक्निकल अकादमी कोचिंग का नाम आप लोग जान ही रहे होंगे। ठीक बच्चों, लखनऊ आपकी राजधानी, यूपी की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, आप लोग आइए, हमारे सबके यहाँ बैच स्टार्ट हो गई, जल्दी से आइए, ज्वाइन कीजिए चीज़ों को और बखूबी हर एक चीज़ को पढ़िए, क्योंकि एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू क्लास।